और अब बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन की। किसानों के प्रदर्शन से पहले दिल्ली नोएडा में जबरदस्त जैम लग गया है। नोएडा के किसानों का दिल्ली कूच, किसान संसद भवन तक मार्च करेंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। और मार्च रोकने के लिए यूपी पुलिस की भी पूरी तैयारी है। बॉर्डर पर बुलडोजर और वज्रवाहन को तैनात किया गया है। नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद नोएडा में अलग अलग जगहों पर लंबा जैम लगने की खबरें आ रही हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली नोएडा जिला बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाने वाली जो मेन सड़क है, यानी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उस पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त ये पीक आवर्स है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। गौतम बुद्ध नगर है, उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है। सारे बॉर्डर सील किए गए हैं। भारी पुलिस बल सारे बॉर्डरों पर लगाया गया है। साथ ही साथ आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए भी हम लोग यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ में है, तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान संगठन दिसंबर 2023 से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अपनी जमीन के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं यहाँ पर। इस समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है। जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में हरदा हादसे का विरोध करते नजर आए विधायक। सांकेतिक सुतली बम पहनकर पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक और ये देखिए किस तरह से हरदा की घटना का विरोध करते नजर आए ये तमाम विधायक। और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने असम में 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस से बात करते करते हम थक गए थे, ऐसा आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस समय रहते सीटों पर फैसला करे, ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर की शुरुआत, जहां यूपी के किसानों की आज दिल्ली कूच को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर किसान डटे हुए हैं। नोएडा से दिल्ली तक जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। एक एक तस्वीर अब आपके सामने होंगी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी अब शामिल हो चुकी हैं। और इस बीच यूपी के किसानों का आज दिल्ली कूच, जिसको देखते हुए अब ये तस्वीरें सामने आ रही है कि नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर भी किसान डटे हुए हैं। हालांकि जगह जगह की गई बैरिकेडिंग की तस्वीर तो आपके सामने, लेकिन इस बीच बता दें, नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं और विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं।
तो दिल्ली नोएडा की सड़कों पर लंबा जाम और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां किसानों के प्रदर्शन से सड़क पर लंबा जाम लग चुका है। और नोएडा के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर ये बड़ी खबर है। किसानों का संसद भवन तक मार्च की योजना थी और मार्च के मद्देनजर ही पुलिस ने भारी सुरक्षा के भी इंतजाम किए थे। और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रही थी तो उन्हें भी रोका गया। विरोध की दो तस्वीरें आपके सामने, जहां महिलाएं प्रदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से लेयर ऑफ बैरिकेडिंग करते हुए, यानी अलग अलग स्तर पर जहां बैरिकेडिंग के जरिए रास्तों को ब्लॉक किया गया था, ये उस जगह की तस्वीर है जहां देखिए किसानों को आगे जाने से रोक दिया गया। अब जिस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कौन कौन सी सड़क पर तैनाती की गई, यूपी पुलिस के कमांडोज भी सड़क पर उतर आए, क्योंकि जिस तरीके से ये सभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे संसद घेराव की इनकी योजना को देखते हुए कहां पर अब सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और इस वक्त की क्या स्थिति है, इस बारे में जानने के लिए सीधे महामाया फ्लाईओवर का रुख करते हैं, क्योंकि नोएडा से ही सहयोगी सुमंत कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से नोएडा के ही विवेक शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमंत, संभव हो तो इनसे बात भी करें और तस्वीरें भी दिखाएं, इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त स्थिति यही है कि अब से थोड़ी देर पहले ये लोग महामाया फ्लाईओवर के नजदीक थे, लेकिन अब देख सकते हैं तस्वीरें कि वहां से थोड़ी दूर आगे ये बढ़े हैं। इनकी कोशिश जरूर थी सुरभि किसानों की कि किसी भी तरीके से दिल्ली कूच किया जाए, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए कि नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम किए कि अब यहाँ से आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के आगे ट्रक्स, जेसीबी मशीनें लगा दी गई है, यानी किसी भी कीमत पे किसान अब यहाँ से आगे ना जाए, इसके मुकम्मल इंतजामात यहाँ किए गए हैं। लेकिन यहीं पे आप देखिए कि जो किसान है जिसमें बड़ी तादाद में इस प्रदर्शन में सुमंत, तो क्या यहाँ पुलिस इनसे संवाद कर रही है, इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है? जी, सुमित, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं जल्द आपके पास आती हूँ। विवेक का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, आप भी अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं, जहां सुमंत है वहां हमने देखा कैसे अलग अलग स्तर पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है और उन्हें एक जगह रोक दिया गया है। आपके यहाँ स्थिति क्या है? देखिए, बात की जाए तो लगातार किसानों से पुलिस बातचीत कर हल निकालने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार पुलिस के अधिकारी बातचीत करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें जाना दिया जाए। इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी और इस बैरिकेड की सबसे खासियत ये है कि ये नुकीले बैरिकेड है, यानी कि अगर ट्रैक्टर लेकर कोई भी शख्स आता है तो इन बैरिकेड को नीचे गिराकर ये नुकीले जो आपको चीज़ें नजर आ रही हैं, ये टायर को पंचर भी कर सकते हैं। ये ऐसे बैरिकेड हैं और उसके साथ में आपको दिखेगा डंपर जो है वो लगाया गया है, जेसीबी मशीन जो है वो लगाई गई है। पूरे पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पर 2 लेयर्स की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, उसके बाद आगे डंपर है और उसके आगे जो है जेसीबी मशीन लगाई गई है। इसी तरह की तस्वीरें आगे के रास्ते पर भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर भी इसी तरह के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वहाँ पर यूपी पुलिस और साथ ही दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, जो कि वहाँ पर निगरानी रख रही है। कहीं और रास्ते से कोई किसान वहाँ पर से दिल्ली में अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे उसे डिटेन कर लिया जाएगा और इसी तरह से डीएमडी की कमांडोज की भी तैनाती कर दी गई। या फिर कालंदी कुंज की बात करें, बिल्कुल अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कमांडोज को तैनात किया गया है, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है और साथ ही जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंची है और इसी के चलते यहाँ पर महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पहले महामाया फ्लाईओवर के पास में रुक गए थे, वहाँ पर पुलिस ने आपको रोक दिया था, लेकिन अब आप आगे आ गए हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी डिमांड है? डिमांड तो पूरे गौतम बुद्ध नगर की तीनों प्राधिकरणों ने की है और तुम्हारा एनटीपीसी का मामला 40 साल से चल रहा है। नोएडा का जो मामला है वो 30 साल से चल रहा है। ग्रेटर नोएडा का मामला 15 साल से चल रहा है। यमुना प्राधिकरण का मामला 10 साल से चल रहा है। 6% प्लॉट, 64% हमारा मुआवजा, बार बार एक साल 2 साल धरना दे के देख लिया और बार बार इन लोगों ने आश्वासन ही दिया। जब हमारी यहाँ नहीं सुनी गई तो हमने यहाँ से आज कई हमारी कॉल 8 तारीख की दिल्ली कूच करने की है, सांसद को घेरने की। अब पुलिस ने हमें यहाँ रोक रखा। अरे रोका तो पहले भी तो था,
पूरे देश का किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेगा, बिल्कुल घेरेंगे और रुकेंगे भी नहीं। लेकिन देखा जा रहा है कि ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है ये बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक की आवाजाही से आम लोगों को दिक्कत हो रही है। ये ट्रैफिक की जो आवाजाही, हम लोग साइड में खड़े थे, पुलिस ने जानबूझ के यानी कि किसानों को बदनाम करने के लिए ही ट्रैफिक खुद रोका। जब इन्होंने खुद रोका हम फिर बिल्कुल साइड हो गए, वहां से इन्होंने जबरदस्ती धकेल के हमें रोड पे किया। रोड पे किया तो भाई आगे की क्या नीति रहने वाली है? जाना तो दिल्ली है, दिल्ली जाना, सांसद घेरना, जाना तो दिल्ली है। यहाँ स्टेट सरकार ने हमारी नहीं सुनी, राज्य सरकार ने, तो दिल्ली की सरकार को सुनाएंगे। पता तो खैर सबको है, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि दिल्ली जाना जो है यही तय किया गया है और उसी के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। ये जहाँ हम लोग मौजूद है वो नोएडा एक्सप्रेसवे है और यहाँ की तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। काफी तादाद में किसान ऐसे हैं जो कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ लोग पैदल चल के आए हैं, कुछ बसों में आए हैं, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये जो रोड है ये काफी व्यस्त रहने वाला रोड है और शाम के वक्त की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफी जाम जो है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑफिस का समय होता है लोगों का घर जाने का, ऑफिस से लोग घर जाते हैं और इस वक्त हालात ये है कि ये पूरी सड़क बंद कर दी गई है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी जाम से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि समस्या काफी है। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें ये साफ है कि अभी कुछ देर के लिए ये शांत है, डटे हुए हैं, लेकिन ये यहीं पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी पर आप नजर बनाए रखें, आप दोनों के पास में जल्द वापस लौटेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर की शुरुआत, जहां यूपी के किसानों की आज दिल्ली कूच को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर किसान डटे हुए हैं। नोएडा से दिल्ली तक जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। एक एक तस्वीर अब आपके सामने होंगी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी अब शामिल हो चुकी हैं। और इस बीच यूपी के किसानों का आज दिल्ली कूच, जिसको देखते हुए अब ये तस्वीरें सामने आ रही है कि नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर भी किसान डटे हुए हैं। हालांकि जगह जगह की गई बैरिकेडिंग की तस्वीर तो आपके सामने, लेकिन इस बीच बता दें, नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं और विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तो दिल्ली नोएडा की सड़कों पर लंबा जाम और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां किसानों के प्रदर्शन से सड़क पर लंबा जाम लग चुका है। और नोएडा के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर ये बड़ी खबर है। किसानों का संसद भवन तक मार्च की योजना थी और मार्च के मद्देनजर ही पुलिस ने भारी सुरक्षा के भी इंतजाम किए थे। और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रही थी तो उन्हें भी रोका गया। विरोध की दो तस्वीरें आपके सामने, जहां महिलाएं प्रदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से लेयर ऑफ बैरिकेडिंग करते हुए, यानी अलग अलग स्तर पर जहां बैरिकेडिंग के जरिए रास्तों को ब्लॉक किया गया था, ये उस जगह की तस्वीर है जहां देखिए किसानों को आगे जाने से रोक दिया गया। अब जिस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कौन कौन सी सड़क पर तैनाती की गई, यूपी पुलिस के कमांडोज भी सड़क पर उतर आए, क्योंकि जिस तरीके से ये सभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, संसद घेराव की इनकी योजना को देखते हुए कहां-कहां पर अब सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और इस वक्त की क्या स्थिति है, इस बारे में जानने के लिए सीधे महामाया फ्लाईओवर का रुख करते हैं, क्योंकि नोएडा से ही सहयोगी सुमंत कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से नोएडा के ही विवेक शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमंत, संभव हो तो इनसे बात भी करें और तस्वीरें भी दिखाएं, इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त स्थिति यही है कि अब से थोड़ी देर पहले ये लोग महामाया फ्लाईओवर के नजदीक थे, लेकिन अब देख सकते हैं तस्वीरें कि वहां से थोड़ी दूर आगे ये बढ़े हैं। इनकी कोशिश जरूर थी सुरभि किसानों की कि किसी भी तरीके से दिल्ली कूच किया जाए, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए कि नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम किए कि अब यहाँ से आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के आगे ट्रक्स, जेसीबी मशीनें लगा दी गई है, यानी किसी भी कीमत पे किसान अब यहाँ से आगे ना जाए, इसके मुकम्मल इंतजामात यहाँ किए गए हैं। लेकिन यहीं पे आप देखिए कि जो किसान है, जिसमें बड़ी तादाद में इस प्रदर्शन में सुमंत, तो क्या यहाँ पुलिस इनसे संवाद कर रही है, इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है? जी, सुमित, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं जल्द आपके पास आती हूँ। विवेक का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, आप भी अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं, जहां सुमंत है वहां हमने देखा कैसे अलग अलग स्तर पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है और उन्हें एक जगह रोक दिया गया है। आपके यहाँ स्थिति क्या है?
देखिए, बात की जाए तो लगातार किसानों से पुलिस बातचीत करने कर हल निकालने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार पुलिस के अधिकारी बातचीत करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें जाना दिया जाए। इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी और इस बैरिकेड की सबसे खासियत ये है कि ये नुकीले बैरिकेड है, यानी कि अगर ट्रैक्टर लेकर कोई भी शख्स आता है तो इन बैरिकेड को नीचे गिराकर ये नुकीले जो आपको चीज़ें नजर आ रही हैं, ये टायर को पंचर भी कर सकते हैं। ये ऐसे बैरिकेड हैं और उसके साथ में आपको दिखेगा डंपर जो है वो लगाया गया है, जेसीबी मशीन जो है वो लगाई गई है। पूरे पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पर 2 लेयर्स की बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। उसके बाद आगे डंपर है और उसके आगे जो है जेसीबी मशीन लगाई गई है। इसी तरह की तस्वीरें आगे के रास्ते पर भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर भी इसी तरह के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वहाँ पर यूपी पुलिस और साथ ही दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, जो कि वहाँ पर निगरानी रख रही है। कहीं और रास्ते से कोई किसान वहाँ पर से दिल्ली में अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर उसे डिटेन कर लिया जाएगा और इसी तरह से डीएनडी ऐसे कि कमांडोज की भी तैनाती कर दी गई, या फिर कालंदी कुंज की बात करें। बिल्कुल, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कमांडोज को तैनात किया गया है, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है और साथ ही जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंची है और इसी के चलते यहाँ पर महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पहले महामाया फ्लाईओवर के पास में रुक गए थे, वहाँ पर पुलिस ने आपको रोक दिया था, लेकिन अब आप आगे आ गए हैं। आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी डिमांड है? डिमांड तो पूरे गौतम बुद्ध नगर की तीनों प्राधिकरणों ने की है और तुम्हारा एनटीपीसी का मामला 40 साल से चल रहा है। नोएडा का जो मामला है वो 30 साल से चल रहा है। ग्रेटर नोएडा का मामला 15 साल से चल रहा है। यमुना प्राधिकरण का मामला 10 साल से चल रहा है। 6% प्लॉट, 64% हमारा मुआवजा, बार बार 1 साल 2 साल धरना दे के देख लिया और बार बार इन लोगों ने आश्वासन ही दिया। जब हमारी यहाँ नहीं सुनी गई तो हमने यहाँ से आज कई हमारी कॉल 8 तारीख की दिल्ली कूच करने की है, सांसद को घेरने की। अब पुलिस ने हमें यहाँ रोक रखा। अरे रोका तो पहले भी तो था। पूरे देश का किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेगा, बिल्कुल घेरेंगे और रुकेंगे भी नहीं। लेकिन देखा जा रहा है कि ये पूरा जो एक्सप्रेस वे है ये बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की आवाजाही से आम लोगों को दिक्कत हो रही है। ये ट्रैफिक की जो आवाजाही, हम लोग साइड में खड़े थे, पुलिस ने जानबूझ के यानी कि किसानों को बदनाम करने के लिए ही ट्रैफिक खुद रोका। जब इन्होंने खुद रोका हम फिर बिल्कुल साइड हो गए। वहां से इन्होंने जबरदस्ती धकेल के हमें रोड पे किया तो भाई आगे की क्या नीति रहने वाली है? जाना तो दिल्ली है, दिल्ली जाना, सांसद घेरना, जाना तो दिल्ली है। यहाँ स्टेट सरकार ने हमारी नहीं सुनी, राज्य सरकार ने, तो दिल्ली की सरकार को सुनाएंगे। पता तो खैर सबको है, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि दिल्ली जाना जो है यही तय किया गया है और उसी के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। ये जहाँ हम लोग मौजूद है वो नोएडा एक्सप्रेसवे है और यहाँ की तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। काफ़ी तादाद में किसान ऐसे हैं जो कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ लोग पैदल चल के आए हैं, कुछ बसों भी आए हैं, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये जो रोड है ये काफ़ी व्यस्त रहने वाला रोड है और शाम के वक्त की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी जाम जो है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑफिस का समय होता है लोगों का घर जाने का, ऑफिस से लोग घर जाते हैं और इस वक्त हालात ये है कि ये पूरी सड़क बंद कर दी गई है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी जाम से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि समस्या काफी है। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें ये साफ है कि अभी कुछ देर के लिए शांत है, डटे हुए हैं, लेकिन ये यहीं पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी पर आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना है यूपी से। इंडिया को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने यूपी में 20 सीटें मांगी है। अब कांग्रेस ने लिखी अखिलेश यादव को चिट्ठी और कांग्रेस ने 20 सीटों के नाम भी भेज दिए हैं। तो एक बार फिर से बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अभी तक बड़ी खबरें आ रही थी, अब यूपी से इंडिया को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने यूपी में 20 सीटों की मांग रखी है और बाकायदा कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव को और 20 सीटों के नाम भी भेज दिए हैं। तो इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, कुछ दिन पहले हम कांग्रेस कहां पर किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरने वाली है इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब तो यहां पर कांग्रेस ने यूपी को देखते हुए 20 सीटों की डिमांड एसपी के सामने रख दी है।
जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा सुरभि कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में इस बात का ऐलान किया था कि कांग्रेस के लिए उन्होंने 11 सीटें छोड़ी हैं। उसके बाद चौथे राउंड की बैठक हुई थी दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस कमेटी के सदस्यों की, और उसमें ये हुआ था कि आगे में अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी बैठकर इसको तय करेंगे। अभी जो जानकारी मिली है कि कल अखिलेश यादव को एक चिट्ठी कांग्रेस ऑफिस की तरफ से दी गई है, उसमें लोकसभा की 20 सीटों की मांग की गई है। और जैसा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि आप सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों के भी नाम बताएंगे, लेकिन इन 20 सीटों में उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए गए हैं। और ये अपेक्षा की गई अखिलेश यादव से कि इन 20 सीटों को कंसीडर करे, यानी अखिलेश यादव जो 11 सीट की बात कह रहे थे, कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। ये पहली बार सीटों की संख्या सार्वजनिक तौर पर बताई गई है कांग्रेस की तरफ से। ये टाइमिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां हम ये भी देखेंगे कि जल्द ही निमंत्रण स्वीकार अखिलेश ने कर लिया और वो यात्रा में भी शामिल होते हुए मंच राहुल के साथ साझा करेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव ने खुद ही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का उनके पास निमंत्रण आया था। 16 तारीख को रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि उससे पहले किसी भी तरीके से सीटों के बंटवारे की सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर ली जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपकी। अब एनडीए में जयंत चौधरी की पार्टी के आने की अटकलों पर पहली बार आरएलडी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी की तरफ से 4 सीटों के ऑफर का दावा किया जा रहा है आरएलडी की तरफ से। पार्टी ने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रखी है। गठबंधन का फैसला हम तय करेंगे। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं, तो बातचीत चल रही है। ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है इस तरीके की? देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों पर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर बता दे। बीजेपी दलों को तोड़ना जानती है, बीजेपी किसको कब लेना है वो भी जानती है, बीजेपी बेईमानी करना भी जानती है, किसके पास ईडी आईटी को भेजना है उनको सब पता है। एक और बड़ी खबर, जहां असम में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बनी बात। आम आदमी पार्टी ने असम में 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस से बात करते करते थक गए हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। कांग्रेस समय रहते सीटों पर फैसला करे, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया। और साथ ही असम में अब 3 सीटों पर ऐलान भी आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, ये कहते हुए कि अब थक गए हैं कांग्रेस से बात करते करते। इसीलिए ये बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अभी तक हम लगातार चर्चा करते आए हैं, उसमें अब असम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी बात नहीं बनी है। इसको लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने असम में 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और यह भी कह दिया है कि कांग्रेस से बात करते करते हम थक गए हैं, क्योंकि कांग्रेस समय रहते सीटों पर फैसला नहीं कर रही है। लेकिन अभी भी वक्त है, कांग्रेस समय रहते सीटों पर फैसला कर ले। तो इंडिया अलायंस और साथ ही जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक खबरें आ रही हैं, उसमें महत्वपूर्ण खबर अब सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में असम में भी बात नहीं बन पाई है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ते हुए 3 सीटों पर फिलहाल फैसला कर चुकी है और 3 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है उम्मीदवारों का। और आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस समय रहते सीटों पर फैसला नहीं कर रही है, इसलिए वो थक गए हैं कांग्रेस से बात करते करते। तो इंडिया अलायंस को देखते हुए जहां तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब बात नहीं बनी है। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है और आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक का यह बड़ा बयान कि पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ेंगी। संदीप पाठक की तरफ से कहा गया, सीट शेयरिंग पर कमेटी ने फैसला ले लिया है, दोनों राज्यों की इकाई अलग लड़ने पर भी सहमत हो चुकी है। तो एक तरफ जहां असम को लेकर अभी बड़ी खबर बताई, वहीं पंजाब में भी अलग अलग चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और सीट शेयरिंग को लेकर संदीप पाठक ने यह साफ तौर पर कह दिया कि तकरार बढ़ती जा रही है, इसलिए अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया गया है।
और अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम चाहे जो भी बने, लेकिन सत्ता की चाबी होगी जनरल असीम मुनीर के पास। सियासी पार्टियां भले ही कुछ भी कहें, लेकिन सेना प्रमुख अपने हिसाब से पाकिस्तान को चलाएंगे और प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, उसे सेना के हाथों की कठपुतली बनना ही पड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए, ये बात आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि हर बार की तरह ये वो चुनाव है जिसमें ये अंदाजा लगाना भी आसान है कि विजयी कौन होगा। इमरान खान की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको कमजोर कर दिया गया, उन्हें जेल की सजा सुना दी गई, उनका चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया। इमरान के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जीत की सबसे बड़ी संभावना नवाज शरीफ की। हालांकि बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से गठबंधन भी कर सकते हैं, जबकि इमरान खान के समर्थकों को नवाज और बिलावल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर है और पाकिस्तान में मतदान के बीच अब हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर हमला हुआ है। आपको बता दें, आतंकवादियों ने आधे घंटे तक वैन पर गोलीबारी की है। 5 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो चुनाव के बीच हिंसा की भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं और अब बलूचिस्तान के खारन जिले में विस्फोट को लेकर खबर है। विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। विस्फोट में 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अब उत्तरी वजीरिस्तान में 3 महिला पोलिंग एजेंट्स पर हमले का भी दावा किया जा रहा है। महिलाओं पर तालिबान के हमले का दावा पूर्व एमएनए मोहसिन दावर ने यह दावा किया है। वोटिंग सेंटर बदलने के लिए पत्र भी लिखा था, मेरे पत्र को नजरअंदाज कर दिया गया। तो पाकिस्तान में चुनाव के बीच जारी हिंसा की भी बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां देखिए पूर्व एमएनए मोहसिन दावर की तरफ से दावा भी किया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से पत्र पहले ही लिखा जा चुका था और वोटिंग सेंटर को बदलने की इस पत्र में मांग की गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। पूर्व एमएनए मोहसिन दावर जो दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तरी वजीरिस्तान में 3 महिला पोलिंग एजेंट्स पर हमला हुआ है। महिलाओं पर तालिबान के हमले का दावा किया जा रहा है। तो 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए पाकिस्तान में जारी मतदान के बीच हिंसा की भी खबरें आ रही हैं और खैबर पख्तूनवा में ही पुलिस वैन पर हमले को अंजाम दिया गया। वहीं बलूचिस्तान के खारन में भी हमला हुआ है। विस्फोट में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और महिला पोलिंग एजेंट्स पर भी हमले का किया जा रहा है दावा। तो कहना गलत नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, हिंसा और बम धमाकों के बीच पाकिस्तान की आवाम आज नई सरकार के लिए वोट कर रही है और वोटिंग भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे तक होगी। करीब 12 करोड़ 80 लाख मतदाता बैलेट पेपर के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि इमरान खान जेल में है। मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी PMLN बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच है, लेकिन इस चुनाव का भी केंद्र बिंदु सेना ही है। पाकिस्तानी सेना ने 2018 में इमरान खान पर दाव लगाया था, लेकिन अब इमरान और सेना के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने नए मोहरे नवाज शरीफ पर दाव लगाया है। नवाज शरीफ 4थी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग तो हो रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का, ठप रखने का फैसला लिया गया। मोबाइल बंद होने से लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि लाहौर में कई मतदान केंद्रों पर धीमी गति से मतदान हो रहा है। लॉरेंस गार्डन के एक मतदान केंद्र में 100 से भी कम वोटर पहुंचे हैं। 2 घंटे से ज्यादा वक्त में 100 से कम वोटर पहुंचे हैं और पाकिस्तान में भारतीय समय अनुसार आपको बता दें 8:30 बजे मतदान शुरू हुआ था। अब अलग अलग वोटिंग सेंटर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ज्यादातर केंद्रों में धीमी गति से मतदान हो रहा है और 2 घंटे से ज्यादा वक्त में 100 से भी कम वोटर्स वोट डालने पहुंचे हैं। तो अब लाहौर में ज्यादातर केंद्रों पर धीमी गति से मतदान की खबर हमने आपको बताई। वहीं देखिए किस तरीके से मतदान के दौरान ही जगह जगह हिंसा की भी खबरें मिल रही हैं।
पाकिस्तान में चुनाव के सिलसिला में वोटिंग का सिलसिला जो 8 बजे शुरू हुआ था अभी तक जारी है और स्मूथली जारी है। अभी पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी सामने नहीं आई जो कि नाखुशगवार हो। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लाइन लगी हुई है, ये लोग वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये लाहौर का NA 130 है जहाँ से पाकिस्तान के फॉर्मर प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला जो इमरान खान की पार्टी की कैंडिडेट हैं जो कि जेल में 9 मई की हिंसा में जेल में बंद हैं, यास्मीन राशिद, उनके साथ मुकाबला है और वो यहाँ पे नवाज शरीफ को टक्कर दे रही हैं। और इसके साथ साथ अगर लाहौर ओवरऑल की बात करें तो ये लाहौर में शरीफ फैमिली के बड़े बड़े नाम जो हैं वो इलेक्शन में उतरे हुए हैं, जिनमें मरियम नवाज़ खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके साथ साथ हमजा शहबाज जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शरीफ फैमिली सारी लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है और इसके साथ साथ लाहौर ही से बिलावल भुट्टो खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। ये 30 साल बाद भुट्टो फैमिली का कोई वाहिद बंदा है जो कि लाहौर की हल्का NA 127 से चुनाव में उतरा है। पाकिस्तान के 12.5 करोड़ जो वोटर हैं आज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि लोग निकलेंगे? इंशाल्लाह लोग निकलेंगे और निकल रहे हैं। दिलों में कुछ और है, ज़ुबान में कुछ और है, बस यही बात। लाहौर पहले भी नवाज शरीफ का था, इंशाल्लाह ये भी नवाज शरीफ का ही रहेगा। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह नून लीग विन करेगी, आप देख लेना। गुलाम अब्बास की रिपोर्ट आपने देखी लाहौर से, लेकिन इस्लामाबाद और कराची में वोटिंग के हालात क्या हैं, एक और रिपोर्ट देखिए। ये पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे वोटर्स का जो है वो चेक किया जा रहा है, पर्ची नंबर और पर्ची देख के इनको आगे अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतज़ाम हैं और बड़ी फैसिलिटेशंस जो हैं वो पुलिस की जानिब से भी और सिक्योरिटी के लोगों की जानिब से बड़ी फैसिलिटेशंस की जा रही हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मर्द का पोलिंग बूथ है इसमें तमाम जो अमला है बड़े शफाफ अंदाज में ये तमाम यहाँ पे अमल जो है वो जारी है। वोट आपने कास्ट किया? जी मैंने वोट कास्ट किया और अच्छा सिस्टम है, लेकिन एक चीज़ का ड्रॉबैक है कि मेरे जैसे जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। पहली बार ही है वोट मेरा, तो बाकी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा है अभी तक। तो इस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर वोटर्स जो है मौजूद है, इनसे बात भी करेंगे। जनाब बताइएगा क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ, वोटर कितना है? मैडम वोटर तो आ रहे हैं लेकिन परेशान ही हो रहे हैं क्योंकि उनको अपना नंबर नहीं मिल रहा है और लिस्ट में नाम ही ढूंढते रह रहे हैं। जाहिर सी बात है इंटरनेट बंद होने से हमारे को ऐप डाउनलोड थी, उस परेशानी है। 101, 102 और 103 है और पता चल रहा है कि जी वो 106 इस पे लिखा हुआ है और 106 जो है वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है इधर, यानी वोटर रुल गया। ऑब्वियसली मैं उधर से वापस आया हूँ इधर, और सवेरे मैं उधर पहुँच गया था। अच्छा, सवेरे वोट कास्ट करने पहुँच गए थे चूँकि 8 बजे जो है वो 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से जो है वो वोटर परेशान है, वोट किस तरह कास्ट करेगा। संवाददाता जमजम की रिपोर्ट देखिए और इस्लामाबाद से ही गुलाम मुर्तजा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम, इस वक्त की स्थिति क्या है, वोटिंग ट्रेंड क्या है? क्या लगातार जिस तरीके से हमले हुए उसी वजह से लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे और व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत शिकायतें सामने आ रही हैं? जी, यहाँ पे जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की, यहाँ 3 कौमी असम्बली के हलके हैं और इन तीनों हलकों के अंदर बिल्कुल रश हमें नजर नहीं आ रहा है और नॉर्मली की वोटिंग जो है वो जारी है। और हम ये भी साथ देख रहे हैं कि जो देही इलाके हैं जिनको गांव देहात कहा जाता है उनमें थोड़ी सी हमें गहमा गहमी नजर आ रही है, लेकिन इस्लामाबाद के जो मरकजी एरियाज हैं जिनमें सेक्टर्स हैं, G7 है, G6 है, G8 है, F10 है, F9 है और इसी तरह से दीगर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमें बहुत कम वोटर्स जो है उनकी तादाद बाहर नजर आ रही है। कुछ इस हवाले से ये भी है कि लोगों को ऐसा डर खौफ तो नहीं है, इस्लामाबाद में इस तरह की कोई फिजा नहीं है, लेकिन यहाँ एक ट्रेंड है, लोग जरा लेट उठते हैं इस्लामाबाद से, तो सेकंड टाइम में हम देखेंगे कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो डेवलप होगी, लोग ज्यादा बाहर आते हैं और किस तरह से वो आगे वोट कास्ट करते हैं। तो अभी तकरीबन को 3 बजे के करीब जो है आपके 3:30 बजे के करीब जहाँ पता चलेगा कि वोटिंग ट्रेंड क्या है। अभी की सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो हमें बहुत कम टर्न आउट होता हुआ इस्लामाबाद में नजर आ रहा है।
चलिए, हालात पर नजर बनाए रखें। आने वाले वक्त में भी ये सूरत हाल बदलता है या नहीं, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि चुनाव बाद पाकिस्तान में बवाल के आसार हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट में इसकी आशंका जताई गई है। इमरान की पार्टी का सिंबल जब्त होने पर विवाद और सेना के साए में पाकिस्तान में हो रहे चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। नवाज शरीफ को सेना के समर्थन के भी आरोप लग रहे हैं। अब ये जो आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे, ये पाकिस्तान में चुनाव की पूरी जानकारी आपके सामने, जहां देखिए नेशनल असेंबली में कुल सीटें हैं 336, हालांकि मतदान हो रहा है 266 सीट पर। अब इसमें आगे ये समझिए कि कैसे महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित की गई हैं और गैर मुस्लिमों के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। अब आरक्षित सीटों को 5% से ज्यादा वोट वाले दलों के बीच, एक बार फिर से सुनिए, जो आरक्षित सीटें हमने आपको आंकड़े बताए उसी के तहत ये खबर इंपॉर्टेंट है कि कैसे आरक्षित सीटों को 5% से ज्यादा वोट वाले दलों के बीच अनुपातिक प्रतिनिधित्व से ही भरा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि किस तरीके से 12 करोड़ 85 लाख मतदाता जो हैं वो बैलेट पेपर से मतदान कर रहे हैं और मतदाता की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। हालांकि नए वोटर्स भी वोट करने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, जिनकी बात हमने आपको सुनाई थी, लेकिन नतीजों के लिहाज से समझिए कि वोटिंग के बाद गिनती शुरू होगी और देर रात से परिणाम भी आने लगेंगे। लेकिन बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान चुनाव में कई आतंकी उम्मीदवार भी हैं और आतंकी हाफिज सईद का बेटा भी प्रत्याशी है। मरकजी मुस्लिम लीग से तलहा सईद उम्मीदवार हैं। हाफिज सईद की पार्टी है मरकजी मुस्लिम लीग। हाफिज सईद के कई रिश्तेदार भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो टेररिस्ट कैंडिडेट कौन कौन से हैं, ये बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये चुनाव जिसमें आतंकी उम्मीदवारों को लेकर भी बड़ी खबर है। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर से ये उम्मीदवार हैं और बड़ी बात यहां जान लीजिए कि आतंकी हाफिज सईद की पार्टी है ये। हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद। कौन कौन उम्मीदवार है? इसमें पहला उम्मीदवार है हाफिज नेक गुजर, जो कि हाफिज सईद का दामाद है। मोहम्मद फयाज अहमद, जो कि अमेरिका से प्रतिबंधित है। फैजल नदीम, अमेरिका से इस पर भी प्रतिबंध है। और मोहम्मद हारिस डार, ये भी अमेरिका से प्रतिबंधित है। मुजमल इकबाल, अमेरिका से प्रतिबंधित। तो पाकिस्तान के इस चुनाव में आतंकी उम्मीदवारों के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। और इस बीच मुनीर का मोहरा कौन, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेना का जिस तरीके से समर्थन हासिल है उसी के तहत ये बड़ी खबर है इस पूरे चुनाव को देखते हुए, जहां लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले नवाज शरीफ को लेकर, इमरान खान को लेकर और बिलावल भुट्टो को लेकर। लेकिन नवाज शरीफ की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना का समर्थन इन्हें हासिल है। महत्वपूर्ण यह भी है कि सेना की वजह से ही ये सियासत में फिर से सक्रिय होते हुए नजर आए हैं और सेना से उम्र कैद की सजा के बावजूद इनके लिए ये चुनावी राह आसान सेना ने कर दी है। अब इमरान खान की बात इसलिए क्योंकि सेना के साथ जिस तरीके से इनके रिश्ते खराब हुए हैं उसी का नतीजा ये भुगत रहे हैं। फिलहाल जेल में बंद हैं और इमरान खान की पार्टी के सिंबल को भी फ्रीज कर लिया गया है और यही बड़ी वजह है कि सेना से दुश्मनी की वजह से ना सिर्फ इनकी सत्ता गई है बल्कि इन्हीं के समर्थक चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर हैं और सेना की छवि खराब करने के जो आरोप लगे हैं उसी का ये खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो की बात करें तो ये चुनाव इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी सियासी रूपरेखा इस चुनाव के जरिए और तय हो सकती है। जहां सेना के समर्थन से ये पहले विदेश मंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन देखना यही होगा कि इस चुनाव में इनका सियासी सफर किस तरीके से आगे बढ़ता है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के चुनाव में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। 2 प्रांत में इमरान खान समर्थक प्रत्याशी भारी तादाद में जीत सकते हैं। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए पाक आर्मी ने स्पेशल प्लान भी बनाया है। इमरान को जेल की सजा के बाद जो हालात बदले हैं उसी को देखते हुए चुनाव भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच इमरान समर्थकों को रोकने के लिए पाक आर्मी की तरफ से बनाए गए स्पेशल प्लान को लेकर यह बड़ी खबर है और 2 प्रांतों में इमरान खान समर्थक प्रत्याशी भारी तादाद में जीत भी सकते हैं। आपको बता दें इमरान खान को 2 अलग अलग मामलों में 10 और 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त पाकिस्तान में वोटिंग जारी है और इमरान के जेल जाने के बाद जनता में उनके लिए सहानुभूति नजर आ रही है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई को चुनाव लड़ने से रोका गया। इमरान खान के प्रत्याशियों को पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई, साथ ही चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर भी रोक है। ऐसे में इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही चुनावी मैदान में हैं।
पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान के नेताओं को रोकने के लिए सीक्रेट प्लान भी बनाया गया, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के आम सैनिक इमरान खान के पक्ष में हैं। आज अगर इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिलती है तो सियासत में इमरान का पाला भारी पड़ सकता है, लेकिन इमरान के खिलाफ सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बड़ी खबरें खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सामने आ रही हैं। यह खुफिया रिपोर्ट आखिर है क्या? पंजाब, खैबर पख्तूनवा में इमरान के उम्मीदवार जीत सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता लगा कि इमरान समर्थक भारी अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनावी मैदान में इमरान समर्थक हैं, जहां आपको बता दें 272 में से 266 सीटों पर लड़ रहे हैं इमरान समर्थक। अब सेना के प्लान को लेकर जानकारी आपके सामने, क्योंकि इमरान को नुकसान पहुंचाने के लिए सेना का यह प्लान भी है, जहां इमरान समर्थक नेताओं का पाला बदलवा दिया जाए और सेना जीत के बाद नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन करवाए। हालांकि दबाव डालकर नवाज की पार्टी में इनको भेजा जा सकता है। कई इमरान समर्थक उम्मीदवारों के संपर्क में बताए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना इनके कांटेक्ट में है। लेकिन इस बीच एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है उसको लेकर ये जानकारी आपके सामने, खासतौर पर इमरान खान जिन्हें पूरे तरीके से कानूनी शिकंजे में डाला गया है, जेल जाने और पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त होने से नाराजगी इसमें सामने आ रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा, देश में महंगाई और बेरोजगारी से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है, जहां तालिबान और ईरान बॉर्डर पर संघर्ष से लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें, सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि नवाज शरीफ को मदद कर रही है पाक सेना। नवाज के पक्ष में आ सकते हैं नतीजे, और पाक सेना नवाज के उम्मीदवारों की जिस तरीके से मदद कर रही है, सोर्सेस के हवाले से दावे यही किए जा रहे हैं कि नवाज के पक्ष में आ सकते हैं नतीजे। तो वोटिंग के बीच पाकिस्तान से जो बड़ी खबरें मिल रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री पद पर नवाज शरीफ की ताजपोशी की बात कही जा रही है। और ऐसा कहने के पीछे वजह जान लीजिए, कारण क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आम चुनाव हो रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ को लेकर क्या बड़ी वजह मानी जा रही है कि ये ताज उनके सिर सज सकता है। उसमें नवाज शरीफ को जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का समर्थन हासिल है, इमरान खान के जेल में होने का नवाज को फायदा मिल सकता है, इमरान की पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया गया है, और ये सब कुछ अगर साजिश का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें इमरान के लिए बढ़ चुकी हैं और फायदा इसका नवाज शरीफ को हो सकता है। वजह इमरान समर्थकों को नवाज खेमे में लाने को लेकर भी प्लान बी के तहत एक रिपोर्ट के जरिए बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, उसको लेकर बड़ी खबर भी बता दें कि शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए मतदान जारी है। 70 सीटें महिलाएं और गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं। तो पाकिस्तान में चुनाव की ये जो पूरी जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, उसी की कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने से पहले आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल धीमी गति से मतदान हो रहा है। वोटर्स मतदान केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए लाइव रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई हैं। वहीं ये भी कि किस तरीके से इमरान खान के सियासी ग्राफ पर पूरी तरीके से विराम लगाने की सेना की तरफ से जो कोशिश की गई है, उसका फायदा नवाज शरीफ को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, बात अब श्वेत पत्र की करते हैं। आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जिसमें बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सरकार श्वेत पत्र लाएगी। लोकसभा में श्वेत पत्र पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र पेश करेंगी। चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण जवाब भी देंगी। निर्मला सीतारमण कल चर्चा पर जवाब देंगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ब्लैक पेपर पेश कर दिया है। तो अब से थोड़ी देर बाद जहां 3:30 बजे श्वेत पत्र को लेकर खबर हमने बताई, वहीं आपको बता दें आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार का घेराव किया है और केंद्र सरकार पर ब्लैक पेपर पेश किया गया है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर ही पीएम मोदी के तंज को लेकर अब बड़ी खबर आपको बता दें। ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर काले टीके की तरह देश को नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाया। हालांकि ये उस वक्त की सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की तरफ से ये ब्लैक पेपर जारी किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको देखते हुए बड़ी बातें भी कही और कहा कि सिर्फ अच्छा भाषण देकर अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं होती है। लेकिन इसी ब्लैक पेपर को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी ने तंज कसा, कहा
ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर काले टीके की तरह देश को नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाया गया। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली एमसीडी के बजट सत्र में हंगामे को लेकर बड़ी खबर, पार्षदों ने सदन में जमकर बवाल किया। पार्षदों के हंगामे की तस्वीर आपके सामने है, जहां दिल्ली में एमसीडी में बवाल की ये तस्वीर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है।